यही से होगा ना? Yes, sir. The limits of civil disobedience movement, sir. हाँ देखो, कल ही बताए थे कि लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हमें ये जाना है कि कौन कौन वर्गों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हिस्सा नहीं लिया था। तो दो वर्ग का कल ही नाम बता दिए थे। एक हरिजन, जिसको दलित से बोला जाएगा, और एक हो जाएंगे मुस्लिम वर्ग के लीडर, मतलब मुस्लिम वर्गों ने। क्यों नहीं लिया, कैसे, क्या उनका कारण था, इनको हम लोग इसी बात को हम लोग इसमें समझते हैं। Not all social group were involved by the abstract concept of Swaraj. One such group of nations untouchable, एक लोग थे अनटचेबल, वो अराउंड फ्रॉम 1930s के आसपास में कहा जाता है कि इनका एक तरीके से स्टार्टिंग हुआ। बिगिन टू कॉल देमसेल्फ, इन लोगों ने अपने आप को दलित या ओप्रेस्ड नाम दिया। इन्होंने अपने आप को दलित या ओप्रेस्ड नाम दिया। फॉर लॉन्ग कांग्रेस हैड इग्नोर्ड फॉर दलित, लंबे समय तक कांग्रेस जो है दलित को इग्नोर करके चल रहे थे, क्योंकि वो डरे हुए थे कि जो इधर सनातन से जो हैं, यानी कि अपर कास्ट के जो लोग हैं, कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज जो है, वो कहीं बाहर ना हो जाए अगर हम इनको शामिल कर ले, क्योंकि उसमें कास्टिज्म बहुत जबरदस्त था। और कांग्रेस के साथ अगर अपर कास्ट कास्ट वाले ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि हमारे साथ लोअर ग्रुप आए, क्योंकि लोअर ग्रुप आएगा तो ये अपर कास्ट वाले भाग जाएंगे। ऐसा उसे डर था। बट महात्मा गांधी डिक्लेयर स्वराज वुड नॉट बी कम टू 100 years इफ द अनटचेबिलिटी वाज नॉट एलिमिनेटेड। लेकिन गांधी जी का ऐसा मानना था कि हमें स्वराज 100 वर्षों में भी नहीं मिल सकता है, जब तक कि हम भारत के अंदर जो चल रहे अनटचेबिलिटी उसको खत्म ना कर दें। अगर भारत आजाद हो भी गया, अगर ये अनटचेबिलिटी होता रहे, तो फिर भारत के आजाद होने का कोई मायने नहीं रह जाएगा। और जब तक हम यूनिटी नहीं बना पाएंगे, और यूनिटी तभी बनेगा जब सब कास्ट को साथ लेकर के चलेंगे, सब धर्म को लेकर के साथ में चलेंगे। इसलिए गांधी जी का ऐसा मानना था कि हम तभी आजाद होंगे, तब जब तक हम ये सॉरी तभी हम आजाद होंगे जब अनटचेबिलिटी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ही कॉल अनटचेबल, उन्होंने अनटचेबल का नाम दिया हरिजन। याद रख लेना, हरिजन मतलब सन ऑफ गॉड। यहाँ पे देखो आगे फिर क्या कह रहा है इसमें। हाँ, यहाँ देखो, उसके बाद उन्होंने बताया इस पॉइंट में, हाँ, एंड सन ऑफ मतलब चिल्ड्रन ऑफ गॉड, एंड ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सिक्योर देम, और उनके लिए उन लोग गांधी जी ने क्या किया, सत्याग्रह किया। जैसे कि उनको एंट्री दिलाना टेम्पल में, फिर एक्सेस टू द पब्लिक वेल, जो पब्लिक कुआं वगैरह है, पब्लिक टैंक, रोड, स्कूल, इन सारे जगहों तक लोगों को पहुंचाना, क्योंकि उनके साथ वहां पे भी डिस्क्रिमिनेशन होता था। हिमसेल्फ क्लीन टॉयलेट डिग्निटी, और वो खुद से हमें अपना साफ सफाई टॉयलेट वगैरह करना चाहिए, क्योंकि देखते हो ना भांगी होते हैं जो स्वीपर्स टाइप के होते हैं, सिर्फ उन पे छोड़ दिया जाता है ये सब काम। हमें खुद से करना चाहिए, किसी एक जाति पे ये काम नहीं छोड़ना चाहिए। अपर कास्ट चेंज द हर्ट, अगर जब तक अपर कास्ट अपने हर्ट को, यानी कि अपनी क्या सोल को जब तक चेंज नहीं करेंगे, तब तक शायद ये जो द सीन ऑफ अनटचेबिलिटी हो रही है सोसाइटी में, इसको नहीं लोग छोड़ सकते। यानी कि टचेबल अनटचेबिलिटी जैसा जो इतना घिनौना हरकत हो रहा है वो नहीं खत्म हो सकता जब तक हम लोग बदलेंगे नहीं। और इसी को बदलने को लेकर के गांधी जी ने क्या किया, उनके लिए स्पेशली सत्याग्रह किया। बट मेनी दलित लीडर वेर कीन ऑन डिफरेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन, लेकिन दलित के लीडर ही कुछ ऐसे थे ना जो ये इस तरीके से समस्या को सॉल्यूशन, मतलब समस्या को सॉल्व करना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे पॉलिटिकल सॉल्यूशन हो जाए, यानी पॉलिटिकल सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ कम्युनिटी, यानी अपने कम्युनिटी के लिए पॉलिटिकल सॉल्यूशन वो चाह रहे थे। दे बिगेन ऑर्गेनाइज देमसेल्फ टू डिमांडिंग रिजर्व सीट। अब उन लोगों ने खुद में ही बोला कि हमें रिजर्व सीट चाहिए, है ना, हमें रिजर्व सीट कर दीजिए, हमारे कुछ एजुकेशन में सीट को रिजर्व कर दीजिए। एंड सेपरेट इलेक्टोरेट, अलग से इलेक्शन हमारा कराया जाए। सेपरेट इलेक्शन का मतलब हो गया कि अगर मान लो कहीं सेपरेट इलेक्शन की बात हो रही है, तो वहां पे खड़े भी सिर्फ जिस जो सेपरेट डिमांड कर रहे हैं वही खड़े होंगे, और वोट भी सिर्फ वही करेंगे, उन्हीं के कास्ट वाले वोट करेंगे। तो दो चीज उन्होंने डिमांड किया, पहला तो हमारे लिए एक एजुकेशन के लिए सीट रिजर्व कर दीजिए, और दूसरा क्या, सेपरेट इलेक्टोरल का डिमांड कर दीजिए। दलित मेंबर टू लेजिस्लेटिव काउंसिल, पॉलिटिकल इंपावरमेंट, दे बिलीव टू बी रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम डिसेबिलिटीज, वो चाहते थे कि हमारी जो समस्या है उसको अगर सॉल्व होना है तो इसी वजह से हो सकता है, अदरवाइज दूसरा और कोई सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है।
दलित पार्टिसिपेशन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट देयर वाज द लिमिटेड। इसीलिए दलित मूवमेंट जो है वो दलित जो ये पार्टी थी या दलित के लोग थे, उन्होंने इसी वजह से सीडीएम में हिस्सा नहीं लिया था, क्योंकि उनका मानना था कि हम इलेक्शन में, जब हमें इलेक्शन की सीट को रिजर्व कर दिया जाए, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हमारे सीट को रिजर्व कर दिया जाए, तब हम करेंगे सीडीएम में, तब हम सीडीएम में हिस्सा ले सकते हैं। एंड देयरफॉर द लिमिट पार्टिकुलर, इसलिए बहुत कम जगहों पर इन लोगों ने हिस्सा लिया था, जैसे कि पार्टिकुलरली महाराष्ट्र में एंड नागपुर रीजन जो था वहां पर ये काफी स्ट्रांग था मूवमेंट, मतलब दलित वालों ने हिस्सा लिया था, बाकी और जगहों पर इनका पार्टिसिपेशन नहीं के बराबर था। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो इनके दलित के लीडर निकल करके सामने आए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हु ऑर्गेनाइज द दलित टू डिप्रेस एसोसिएशन क्लास, उन्होंने एक अलग से इनके लिए स्पेशल दलित के लिए एक अलग से एसोसिएशन बनाया, एक संस्था बनाया, इसका नाम रखा था डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। 1930 में उन्होंने बनाया, और इनका क्लैश हुआ गांधी जी के साथ। एट द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब गए थे, दोनों गए हुए थे, तो वहीं पर उन दोनों के बीच में थोड़ा सा क्लैश हो गया था। क्लैश क्या हो गया था कि इन्होंने डिमांड कर दिया था सेपरेट इलेक्शन का। भीमराव अंबेडकर ने डिमांड किया कि भाई हमें हमारे इंडिया में हमें इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया जाए, और वो भी सेपरेट इलेक्शन को में हिस्सा लेने दिया जाए। व्हेन ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसर्न, और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट बोला ठीक है चलिए आपका डिमांड सही है, हम ऐसा करते हैं कि चलिए आपको सेपरेट इलेक्शन का डिमांड जो है उसको हम पूरा कर देते हैं। गांधी जी विज्ञान, वहीं पे गांधी जी एक तरीके से समझ लो कि गांधी जी इस बात से खफा हो गए। गांधी जी बोले नहीं ऐसे नहीं हो सकता है। इस तरीके से जब वो बात हो गई तो यहाँ पर आकर के गांधी जी ने, स्पेशली कहा जाता है कि फास्ट एंड टू डेथ, मतलब अनशन पे एक तरीके से बैठ गया। और वो मानते थे कि अगर सेपरेट इलेक्शन होना शुरू हो गया ना, तो दलित्स वुड स्लो डाउन प्रोसेस टू इंटीग्रेशन इनटू सोसाइटी, यानी कि वो सोसाइटी में जुड़ नहीं पाएंगे सही से, और वो देश का एक सही अभिन्न हिस्सा नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वो एक बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। गांधी जी का ऐसा मानना था, और देश भी इससे टूट सकता है, क्योंकि अगर जाति के नाम पे इलेक्शन होने लग जाए तब तो फिर दिक्कत हो जाएगा। सो अम्बेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्टेड, इसलिए फाइनली कहीं ना कहीं अम्बेडकर जी को झुकना ही था। और गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में यहीं पर एक पैक्ट हुआ। अम्बेडकर जी अल्टीमेटली एक्सेप्ट द गांधी जी पोजिशंस, गांधी जी की बातों को समझे, और रिजल्ट वाज द पूना पैक्ट इन सितंबर 1932। और रिजल्ट ये हुआ कि पूना पैक्ट हुआ। इसी पूना पैक्ट को हम लोग गांधी जी और अंबेडकर जी के बातों को समझने का प्रयास करते हैं, और इसमें यही बात दोनों के बीच में पैक्ट में हुआ कि ठीक है सेपरेट इलेक्शन नहीं होगा, नॉर्मल जनरल इलेक्शन होता है वैसा होगा। एंड इट गिव टू द डिप्रेस क्लास लेटर नोन एज द शेड्यूल कास्ट, उसी को आज हम लोग एससी के नाम से जानते हैं। रिजर्व सीट टू प्रोविंशियल, हाँ सीट को रिजर्व कर दिया गया है ना, सीट को इनको रिजर्व कर दिया गया, चाहे वो प्रोविंशियल इलेक्शन हो, चाहे लेजिस्लेटिव काउंसिल हो। इसके अलावा बट दे वेर वोटेड बाय द जनरल इलेक्शन, लेकिन इसका इलेक्शन जो होगा वो जनरल वोट के द्वारा होगा। एंड द दलित मूवमेंट हाउवर कंटिन्यू, लेकिन अभी भी देखा ही होगा दलित को, उस समय भी चल रहा था और अभी भी दलित का मूवमेंट चल ही रहा है। तो यहां तक में मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन बना लो, व्हाट डू यू मीन बाय गांधी इरविन पैक्ट, ए सॉरी क्या नाम है, गांधी अंबेडकर पैक्ट, या फिर उसको बोल सकते हो पूना पैक्ट, पूना पैक्ट। क्वेश्चन बना लो, और किसी को यहां तक दिक्कत है तो पूछो। सर सीडीएम में वुमेन ने किस पर्पस से पार्टिसिपेट किया था? सीरिया में वुमेन का पार्टिसिपेशन का पर्पस था कि वो गांधी जी की बातों से इन्फ्लुएंस हो गए थे, और वो भी चाहते थे कि देश में जो वुमेन को अधिकार नहीं मिल रहा है वो अधिकार मिले, और साथ ही साथ इक्वलिटी जैसी बात, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जैसी बात, और देश को इंडिपेंडेंट कराने को लेकर के। और कोई यहां तक, और किसी को कोई दिक्कत? आगे चलें। यस सर। चलो देखो, सम मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया आल्सो टू
lukewarm their response. एक और पार्टी थी मुस्लिम वर्ग की पार्टी, जिन्होंने मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि सीडीएम में हिस्सा लेने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्योंकि आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, याद होगा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, खिलाफत मूवमेंट, याद होगा, जो लोग क्लास में हम लोग पढ़े थे। एज द लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम फील दैट अलाइन फ्रॉम द कांग्रेस, उनको ऐसा माना था कि वो कांग्रेस से अलग है। फ्रॉम मिड ऑफ 1920 कांग्रेस केम टू द विजिबिलिटी एसोसिएटेड विद द ओनली, और एक तो और हो गया, जब इसने हिंदू महासभा कराया और हिंदू महासभा का लीडरशिप कर लिया कांग्रेस, तो एकदम ये क्लियर हो गया कांग्रेस, ये क्या नाम है, मुस्लिमों के लिए, कि ये जो पार्टी है स्पेशली ये पार्टी हिंदू बेस्ड है, तो अगर ये काम करेगा भी तो सिर्फ हिंदू बेस्ड करेगा, तो फिर हम इसके मूवमेंट में क्यों हिस्सा लें, ऐसा मानना था। कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, a large section of Muslim felt that aligned from the Congress from mid 1920s कांग्रेस came to more visible, कांग्रेस और ज्यादा एक तरीके से दिखने लग गया एसोसिएटेड विद ओपनली हिंदू, हिंदू के साथ, क्योंकि नेशनलिस्ट ग्रुप लाइक, जो नेशनलिस्ट ग्रुप था वो हिंदू महासभा करवा रहा है, इसका मतलब हिंदू महासभा और मतलब आप हिंदू को ज्यादा फेवर कर रहे हैं। एज अ रिलेशनशिप बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम वर्ड्स, इसलिए हिंदू और मुस्लिम के बीच के रिलेशन का एक तरीके से कह सकते हो दूरी बढ़ते चला। ईच कम्युनिटी ऑर्गेनाइज रिलीजियस प्रोसेशन, अपना सब अपना अपना प्रोसेशन निकालने लगा अपने धर्म को बचाने को या अपने धर्म के प्रचार के लिए, सब अपना अपना प्रचार प्रसार करने लगा, मिलिटेंट फेवर करने लगे, प्रोवोकिंग हिंदू मुस्लिम कम्युनल क्लैश होने लगा, जहां तहां राइट्स होने लगे, एवरी राइट्स, जहां जहां जितने भी राइट्स होते थे सबकी वजह से और दूरी बढ़ते चला जा रहा था। ये घटना यहां तक था। कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग में डिफोर्स टू नेगोशिएट अलायंस, फिर बीच में प्रयास किया कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने कि चलो ठीक है, हम दोनों अपने बीच की दूरी जो बढ़ गई है उसको हम लोग सुधारने का प्रयास करते हैं। ये जो दूरी बढ़ चुका है इसमें हम लोग थोड़ा सा एक तरीके से क्या करते हैं कि खाई को भरने का काम करते हैं। तो 1927 में ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच में फिर से एक बार यूनिटी आ जाएगी। द इंपॉर्टेंट डिफरेंस वेयर द मोर क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्यूचर, मेन दिक्कत ये था ना, प्रॉब्लम यहाँ पर ये था कि फ्यूचर में जो इलेक्शन होने वाला है, उस फ्यूचर में इलेक्शन का जो सीट बांटा जाएगा, वो सीट को कैसे बांटा जाए, इसको लेकर के चल रही थी बात। उसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने डिमांड कर दिया, देखो क्या कहते हैं, देखो उसमें से भी मोहम्मद अली जिन्ना ने डिमांड कर दिया कि वन ऑफ द लीडर ऑफ मुस्लिम लीग के मतलब बेस्ट लीडर माने जाते थे, वाज विलिंग टू गिव अप टू डिमांड फॉर सेपरेट, ये भी वही बात कर दी है कि हमें सेपरेट इलेक्शन में हिस्सा दे दो, वही बात कि सिर्फ मुस्लिम खड़े होंगे और मुस्लिम ही सिर्फ वोट देंगे। इफ मुस्लिम वेर एश्योर्ड, अगर उन्हें श्योर कर दिया जाए कि ठीक है सेंट्रल असेंबली में हो जो इलेक्शन होगा, या फिर जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन और मुस्लिम डोमिनेंट प्रोविजंस, जहां पर आपकी जनसंख्या ज्यादा है उस एरिया में आपकी सीट को रिजर्व कर दिया जाएगा, तो हम क्या करेंगे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हिस्सा ले लेंगे। तो ये सब बात को लेकर के राजी भी हो गए थे, बहुत सारे लीडर राजी भी हो गए, चलो ठीक है इस पे डिस्कस किया जाए और कैसे कैसे सीट का बंटवारा होगा इस पे बातचीत किया जाए। नेगोशिएशन ओवर क्वेश्चन रिप्रेजेंटेशन कंटिन्यू, ये चल ही रहा था, बात चल रहा था कि हाँ ठीक है इस तरीके से होना चाहिए, रिलेशन बनना चाहिए, ठीक है सीट का रिजर्वेशन का बात हो रहा है, ठीक है मिलना चाहिए, ये सब चल रहा था, बातचीत चल ही रहा था। और लोग ऐसा मान रहे थे कि ऑल होप टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम इशूज एट द, मतलब ऐसा मान रहे थे कि चलो आने वाले समय में ये समस्या खत्म हो जाएगा। एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस था, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में तो जितने भी पार्टी है सब ने मिलकर के कॉन्फ्रेंस किया इन 1928 में, एंड डिसअपीयर्ड व्हेन एम जायकर कोई थे, हिंदू महासभा के लीडर थे एक तरीके से, उन्होंने सीधा सीधा बोला कि किसी भी सूरत में किसी भी हाल में हिंदू और मुस्लिम मतलब एक तरीके से सीट के जो बंटवारा का बात है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, किसी भी हाल में हम सीट को बांट नहीं सकते हैं, सीट जो होगा वो नॉर्मली ही बंटवारा होगा, ना कि स्पेशली उनके लिए अलग से होगा। जैसे ही ये बात वो बोले, जो लग रहा था कि अब दूरी घटने वाला है, वो दूरी फिर से बढ़ते चला गया। एक उसके बाद क्या हुआ, when the civil disobedience movement started
दिस वॉज द एटमोस्फेयर ऑफ सक्सेशन एंड डिस्टर्ब बिटवीन द कम्युनिटी। जब स्टार्ट हुआ तो एक तरीके से सस्पिशन था कि ये लोग शामिल होंगे कि नहीं होंगे। line from the Congress is a large section of Muslim could not be respond to the call of united struggle, इसलिए वो यूनाइटेड स्ट्रगल में हिस्सा नहीं लिए। Many Muslim leader and intellectual expressed that concern about to the status of Muslim as a minority within India। कई लोग ऐसा बार बार लोगों को एहसास दिलाते थे मुस्लिम वर्गों को कि देखो आपकी संख्या बहुत कम है, आप बहुत कम संख्या में यहाँ पर हो, और अगर मान लीजिए कि ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो रहा है अगर ये सफल हो जाता है तो ऐसे हमारा जो कल्चर है वो खत्म हो जाएगा। दे फियर दैट कल्चर एंड आइडेंटिटी ऑफ माइनॉरिटी वुड बी सबमर्ज अंडर द डोमिनेंस ऑफ हिंदू मेजॉरिटी। इसीलिए इससे अच्छा है इसमें शामिल ना हुआ जाए, ना शामिल होंगे, ना सीडीएम सफल होगा, ना सीडीएम सफल होगा, ना हमारी जो माइनॉरिटी है वो उस मेजॉरिटी के अंदर चली जाएगी। यानी ये वो डरे हुए थे कि हमारी संख्या चूंकि कम है और हिंदू की संख्या ज्यादा है, आने वाले समय में ये हमको पूरी तरीके से अपने अंदर कंट्रोल कर लेगा और हो सकता है कि हमारा धर्म परिवर्तन करवा दे या कुछ दबाव डाले। इससे अच्छा है कि हमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। इस वजह सर से इन्होंने वॉइस हिस्सा नहीं लिया। नहीं आ रहा, रुक के आ रहा है आवाज। आवाज क्लियर नहीं जा रहा है? यस सर आ रहा है। किसको नहीं जा रहा है आवाज क्लियर हुआ? अभिज्ञा, यस तुम्हारे तुम अब थोड़ा सा नेटवर्क में आ जाओ, तो नेटवर्क तुम्हारा इशू लग रहा है हमको, हम तुम्हारा आवाज भी क्लियर नहीं आ रहा है। मेरा आवाज जा रहा है ना सबको? यस सर आपका आवाज अंकित, क्लियर है। अमरीश, क्लियर है ना? चलो ठीक है। इधर सौरभ, उड़व, सौरभ, श्रेया जा रही है ना आवाज? चलो ठीक है। बस एक एक क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन तो लिख ही लोगे लिमिटेशंस के बारे में, और साथ ही साथ एक लाइन यहाँ खाली देख लेना, ये वाला लाइन खाली देख लेना बस। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, मोहम्मद इकबाल प्रेसिडेंट ऑफ द मुस्लिम लीग इन 1930, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए ध्यान दे देना इसको, यहाँ से ये वाला। बाकी लिमिटेशन दोनों का देख लेना। Why Muslim and Harijan did not participate in CDM? क्वेश्चन बना लेना। Why Muslim and why Muslim League, कर लेना इसको, मुस्लिम लीग एंड हरिजन्स या दलित्स डिड नॉट पार्टिसिपेट इन CDM। और सैटरडे को टेस्ट है तुम लोगों का इस चैप्टर का। आवाज जा रही है सबको? यस सर। सैटरडे को टेस्ट होगा इस चैप्टर का। चलिए आगे है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। एकदम नॉर्मल सा टॉपिक है, इसमें कोई खास दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल सा बात समझना इस चैप्टर, इस टॉपिक को, बाकी चैप्टर हो जाएगा अभी कंप्लीट। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग में ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है उसको खाली हम कॉन्सेप्ट बताते हैं, खुद से पढ़ लेना, ऐसा कोई खास इसमें टॉपिक है नहीं। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग का मतलब हो गया कि जो यहां से जो हम लोग जर्नी स्टार्ट किए, चैप्टर का जहां से भी जर्नी स्टार्ट हुआ वहां से लेकर के फाइनल जो हम लोग इंडिपेंडेंट हुए वहां तक जब हम लोग सफर तय किए, तो इस पूरे जर्नी में कैसे लोग धीरे 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 एक विचारधारा में जुड़ते चले गए। आखिर ऐसा क्या कारण था कि अलग अलग क्लास के होने के बावजूद भी लोग एक मास स्ट्रगल में सब बिलीव करना शुरू कर दिए। कैसे लोग इस मास स्ट्रगल में अपने आप को कनेक्ट कर लिए, कैसे लोग पूरे के पूरे देश के लिए लड़ना शुरू कर दिए, कैसे लोग सभी के सभी एक ट्रेन के डब्बे में बैठना शुरू कर दिए। मेरे कहने का मतलब हो गया कि सबों का मकसद एक बन गया। ये कैसे आया, ये कैसे लाया गया, तो इसी के बारे में ये पॉइंट है।
कहता है नेशनलिज्म स्प्रेड व्हेन पीपल बिगिन बिलीव दैट दे ऑल द पार्ट ऑफ द सेम नेशन, व्हेन दे डिस्कवर सम यूनिटी दैट बाइंड्स टुगेदर। जब यूनिटी आएगा तभी तो हम आपस में जुड़ सकेंगे। अब सवाल है कि यूनिटी आएगा कैसे, बट हाउ डिड द नेशन बिकम रियलिटी द माइंड्स ऑफ पीपल, ये लोगों के दिमाग में ये बात जाएगा कैसे। एंड हाउ डिड पीपल बिलोंगिंग टू द डिफरेंट कम्युनिटीज इज रीजन एंड लैंग्वेज इज डेवलप सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। और अलग अलग समुदाय में होने के बावजूद भी लोगों का कैसे ये एक सेंस एक हो जाएगा, सवाल इस पे था। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, क्या कहते हैं सुनना, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग इज केम टू पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल। जब यूनाइटेड स्ट्रगल होना शुरू हो गया ना, तभी से लोगों को पता चल गया कि हाँ अब लोग धीरे 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 जुड़ रहे हैं। बट देयर वर आल्सो वैरायटीज ऑफ कल्चर्स प्रोसेस throughout which the nationalists of to capture of people's imagination, history and fictions, folklore, song, popular prints, symbol all played। अगर एक लाइन में तुमसे पूछे ना कि ऐसा क्या कारण था, तो ये सारे लाइन को लिख देना, इसी को आगे डिटेल किया गया है। ये सारे की वजह से देश में नेशनलिज्म आया। हम लोगों ने प्रिंटिंग करना शुरू किया और प्रिंटिंग में एक भारत माता का फोटो बनाया, और वो भारत माता किसी एक कम्युनिटी, किसी एक रिलीजन, किसी एक कास्ट को नहीं कर रहा था, ये पूरे के पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे। हमने तिरंगा झंडा लाया, ये तिरंगा झंडा किसी एक जाति, किसी एक धर्म का नहीं था, ये तिरंगा झंडा पूरे देश का था। हमने नेशनल सॉन्ग लिखना शुरू कर दिया, देश को रिप्रेजेंट करने के लिए एक तरीके से एंथम लिखना शुरू कर दिया। जो बजता था तो लोगों को लगता था कि हाँ ये हमारे देश के लिए बज रहा है और हमें देश के लिए कुछ करना चाहिए। तो लोगों को उसी की भाषा में वहां के लीडरों ने उन्हें समझाना शुरू कर दिया और सबों की सोच को एक करना शुरू कर दिया। तो ये सारे जो है फिक्शंस, फॉकलोर, सॉन्ग, ये सब बहुत बड़ा रोल प्ले किया लोगों को यूनाइट करने में। अब उसी का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल दिया गया, दो तीन खाली एग्जाम्पल देख लेना, जो ऑब्जेक्टिव में पूछता है और सब्जेक्टिव में पूछ। सर वॉइस नहीं आ रहा। कट गया है नेटवर्क पूरा हो गया। देखिए हाँ ये नेटवर्क का भी है थोड़ा दिक्कत, वाईफाई लगवा लिया जाएगा, हम सोच ही रहे हैं वॉशिंग मशीन जरूरी है और वाईफाई लगाएगा। जियो फाइबर या किसी का जा रही है आवाज? यस सर आ रहा है। देखो सर ने टाइप भी कर दिए हैं, सर टाइप कर दिए हैं कि क्या लिखे हैं सर, हिस्ट्री टेस्ट नेशनलिज्म इन इंडिया दिस सैटरडे। चलो तो सम अप करते हैं इस टॉपिक को, लास्ट टॉपिक है। देखो क्या कहता है आगे, तो सर लाइन को समझना है इसको। कहता है कि द मोस्ट ऑफन टू द सिंबॉलिक फिगर इमेज दिस क्रिएट टू द इमेज पीपल आइडेंटिफाई द नेशन, इट वाज द 20th century the growth of nationalism that identify the India came to visually associated with the image of भारत माता। हमने भारत माता जैसे इमेज बनाना शुरू कर दिया। द इमेज वॉज फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम। हाँ यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है, इसलिए दिमाग में बढ़िया से बैठा करके जाना कि फर्स्ट क्रिएटेड बाय अगर पूछे तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है, इन 1917 रोड वंदे मातरम। इसके अलावा लेटर इंक्लूड द नॉवेल ऑफ आनंद मठ इज वाइडली संग, इसमें लिखा गया था। और जब स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था बंगाल में, तो भी ये गाना बहुत तेजी से गाया जा रहा था।
मूव बाय द स्वदेशी मूवमेंट जब आगे बढ़ते तो अविंद्रनाथ टैगोर ने इसी मतलब इमेज को एक तरीके से समझ लो भारत माता की इमेज को पेंटेड किया गया था, उन्होंने पेंटेड किया था। तो यही पे सवाल थोड़ा सा फंसने वाली हो जाती है, इसलिए ध्यान रख लेना। हु फर्स्ट पेंटेड भारत माता इमेज, तब नाम दे देना अविंद्रनाथ टैगोर। और ऊपर आ जाए कि फर्स्ट क्रिएटेड, तो फर्स्ट क्रिएटेड तो वो हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इसमें दिमाग में थोड़ा सा इस बात को जगह दे देना। एंड दिस पेंटिंग भारत माता इज एक तरीके से कहते हैं पोर्ट्रेट टू द एसोसिएट ऑफ टू एसेसिव फिगर्स, सी क्लेम कंपोज डिवाइन स्पिरिचुअल्स, यानी इस फिगर में हर कुछ दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। हाथ में देखो माला भी है, एक हाथ में देखोगे तो किताब दिख रहा है, एक हाथ में देखोगे तो कुछ क्रॉप्स दिख रहा है, एक हाथ में देखोगे तो कुछ कपड़ा दिख रहा है। तो इसके माध्यम से बस ये बताने का प्रयास कर रहा है कि हमें कैसे खुद पे निर्भर होना है। यूनिटी का वो माला जो दिख रहा है तुमको, वो यूनिटी को दिखा रहा है कि हमें पैसे पहले जोड़ना होगा सबको आपस में। और देश की जो अर्थव्यवस्था एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है उसको ध्यान रखना पड़ेगा, एजुकेशन को बढ़ाना होगा, है ना। तो ये सारे चीज को लेकर के ये भले पिक्चर तुमको दिख रहा होगा, लेकिन इस पिक्चर का बहुत बड़ा मीनिंग है। और ये पिक्चर के वजह से लोग सभी कहीं ना कहीं देश के प्रति जुड़ना शुरू कर दिए। Idea of nationalism developed through the moment to revive to the Indian folklore in late 19th century. Indian nationalists began to recording folk talks sung by the birds and the horse to the village together to folk। गांव गांव में घूम घूम करके लोगों को देसी लैंग्वेज में, जो वहां का लैंग्वेज होता था उस लैंग्वेज में जा करके लोगों को बताते थे देश के प्रति, देश की इंपॉर्टेंस को समझाते थे कि हमारा पास्ट कैसा था, हम अभी क्या हो चुके हैं, कैसे हमारे पे शोषण किया जा रहा है, कैसे हमें डैमेज कर दिया गया है, एक तरीके से हमारे कल्चर को कैसे खत्म कर दिया गया है। तो ये सारे चीजों के माध्यम से लोगों को एक तरीके से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा था। और कई जो बंगाली रविंद्रनाथ टैगोर थे और जो भी बहुत सारे कंपोजर्स थे, उन्होंने बहुत अच्छा अच्छा सॉन्ग लिखा, और वो सॉन्ग जा जा करके लोगों को ये बात समझाया जाता था। तो कहीं ना कहीं कह सकते हो कि कल्चर और साथ साथ सॉन्ग का भी बहुत बड़ा रोल था। इसके अलावे एक पॉइंट बस इसको समझ लो, इसके अलावे देखोगे तो नेक्स्ट में चलोगे तो ये सब देख लेना। मद्रास में नेता शास्त्री जी ये नेताश्री शास्त्री जी पब्लिश टू द मैसिव फर्स्ट 4 वॉल्यूम ऑफ तमिल फोकलोर, इसका नाम था, याद ही रखो, द फोकलोर ऑफ साउदर्न इंडिया, ये भी देख लेना। एंड दे बिलीव दैट फोकलोर वाज नेशन ऑफ लिटरेचर, ये हमारा नेशनल लिटरेचर है एक तरीके से। तो ये सारी चीजों पे ध्यान दे देना। एक यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जब नेशनल मूवमेंट चल रहा था, जब स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, तो बंगाल में एक ट्राइकलर फ्लैग एडप्ट किया गया था, ये जरूर याद रख लोगे, ट्राइकलर फ्लैग एडप्ट किया गया था। उस ट्राइकलर फ्लैग का कलर था रेड, ग्रीन और येलो। और उसके बाद जब फिर आगे बढ़ोगे तो गांधी जी के द्वारा जब मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, क्या नाम है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, तो गांधी जी भी ने फ्लैग एडप्ट करवाया था, और वो फ्लैग का कलर था रेड ग्रीन व्हाइट, वो था रेड ग्रीन येलो। स्वदेशी मूवमेंट के समय में रेड ग्रीन येलो, और गांधी जी जब नेशनलिस्ट मूवमेंट, नेशनल ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कर रहे थे, तो उसका समय कलर था रेड ग्रीन और व्हाइट। और बीच में स्पेनिंग था, स्पेनिंग समझ रहा होगा, व्हील, चरखा टाइप का। और वो दिखाते थे सेल्फ हेल्प को, कि हमें खुद से कैसे अपने आप को एक तरीके से निर्भर होना है खुद पे। एंड कैरिंग फ्लैग टू द होल्डिंग इट ऑल, एंड ड्यूरिंग द मार्चेस बिकम सिंबॉलिक ऑफ डिफेंस। इसके अलावा पहला वाले में जाओगे ना तो एक और चीज होगा, 8 लोटस था उसमें बना हुआ, जो 8 प्रोविजंस को दिखाता, जैसे कैसे अभी बड़े बड़े राज्य बने हुए, ऐसे एक एक झंडे में 8 राज्य टाइप के बने हुए हैं, और वो राज्य जो है उसमें से एक झंडा है और उसमें 8 लोटस बना हुआ है, और वो लोटस यूनिटी को शो करता है, ठीक है। और एक मून बना हुआ है, और मून जो है वो हिंदू और मुस्लिम दोनों को रिप्रेजेंट करता है। एक मून बना हुआ है और वो मून हिंदू और मुस्लिम दोनों को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारे बात जो है तुम्हें इस चीज में यानी इस टॉपिक में समझना था। बाकी ये सब चीज अपने से देख लेना, ऐसा कोई और इसमें खास बात है नहीं। तो वही सब, इन सब को वजह से हम लोग कनेक्ट हो पाए कंट्री के प्रति। मेरे हिसाब से इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। लास्ट वाला टॉपिक ऐसा कोई खास है नहीं, और ये कंक्लूजन कर दिया है कि कैसे लोग जुड़ पाए। Anger against to the colonial government was to bring together various groups and classes to Indians' common struggle for freedom first of 20th century. The Congress under leadership of Mahatma Gandhi tried to channel, ये सब पढ़े ही हम लोग, गांधी जी के प्रयासों से लोग कहीं ना कहीं जुड़ पाए for independence, and through such movement of nationalists tried to do
forget of national unity, but this was seen to the diverse group and class to participate. This movement was the very aspiration, सब अलग अलग मतलब एस्पिरेशंस के साथ, एक्सपेक्टेशन के साथ मूवमेंट में हिस्सा लिए और धीरे धीरे लोग कहीं ना कहीं देश के प्रति जुड़ते चले गए और एक समय ऐसा आया जब लोगों के जुड़ने की वजह से हम लोग कॉलोनियल रूल को यहाँ से खत्म कर दिए। तो मेरे हिसाब से और कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर है तो पूछ लो, किसी को कोई दिक्कत है पूछ लो। बोलो, किसी को कोई दिक्कत? नोट्स हम भेज देंगे, ठीक है, कल हम नोट्स इसका भेजवा देंगे। सर क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में कुछ बताइए। क्विट इंडिया मूवमेंट सिंपल सा समझ लो, भारत छोड़ो आंदोलन दिया गया था गांधी जी के द्वारा 1942 में, ठीक है, सिंपल सा। और कोई? और किसी को कोई दिक्कत? चैप्टर को एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, और सैटरडे को टेस्ट दे देना, कल हम नोट्स भिजवा देंगे। आज ही हम शाम में होगा तो भेज देंगे, नोट्स से भी एक बार पढ़ लेना, ठीक है। यस सर। चलो ठीक है, चलो तो खत्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग फिर, उसके Yes. बाद टेस्ट दे देना, फिर अगले अगले वीक में हम लोग नए चैप्टर के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ मिलते हैं। चलो बाय। बाय सर। ओए